नमस्कार दोस्तों। जब दिल्ली का ताज खामोश था, जब गुलाम खिलजी और तुगलक बस याद बन चुके थे, तब कोई था जिसने उजड़ी सल्तनत को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खिज्र खां की, जिसने सैयद वंश की नींव रखी। इस वीडियो में हम सैयद वंश के इतिहास को समझेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का इतिहास बहादुरी, संघर्ष और साजिशों से भरा पड़ा है। आज हम बात करेंगे उस वंश की जिसने तैमूर लंग के आक्रमण के बाद दिल्ली की डूबती सल्तनत को संभालने की कोशिश की। किसने किया था? सैयद वंश ने। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा। तो चलिए जानते हैं इन 37 वर्षों के कालखंड को जब दिल्ली का ताज सैयदों के सर पर था। सैयद वंश की स्थापना। तो जब 1398 में मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग ने भारत पर हमला किया, दिल्ली उजड़ चुकी थी। लौटते समय तैमूर ने अपने सेनापति खिज्र खां को दिल्ली का गवर्नर नियुक्त किया। खिज्र खां ने 1414 में दिल्ली पर अधिकार कर सैयद वंश की स्थापना की। इन शासकों का मानना था कि वे स्वयं हजरत मोहम्मद साहब के वंशज हैं, इसलिए उन्हें सैयद कहा गया है। दिल्ली राजधानी दिल्ली ही रही, लेकिन वंश की नींव कमजोर थी। सैयद वंश के शासक। पहला है खिज्र खां, जिसने सैयद वंश की स्थापना की थी। इसका शासनकाल था 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक। खिज्र खां का पूरा नाम मलिक खिज्र खां था। इसका शासनकाल 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक था। तैमूर जब वापस लौट रहा था, उसने अपने सबसे वफादार सेनापति खिज्र खां को दिल्ली का गवर्नर बना दिया। किसके दिल्ली गवर्नर बनाया है? तो खिज्र खां को दिल्ली का गवर्नर बनाया था। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप चाहे तो इनको नोट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में सत्ता संभालकर सैयद वंश की नींव रखी थी। ठीक, देखते हैं खिज्र खां के प्रमुख कार्य। खिज्र खां ने खुद को कभी सुल्तान नहीं कहा था। वह खुद को राय, वली, अमीर जैसे टाइटल से पुकारता था। क्यों? क्योंकि वह तैमूर लंग के प्रति पूर्णतः वफादार था। एक प्रकार से तैमूर का प्रतिनिधि था। उसने अपने नाम पर सिक्के भी नहीं चलवाए। दिल्ली का तख्त तो उसके पास था, लेकिन तैमूर की छाया में। खिज्र खां का शासनकाल मुख्यतः दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। उसने शासन को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन कोई बड़ा विस्तार नहीं कर सका। सबसे बड़ी चुनौती आई जौनपुर के सरकी वंश से। सरकी शासक इब्राहिम शाह लगातार दिल्ली को चुनौती दे रहा था। खिज्र खां ने अभियान चलाया, लेकिन पूर्ण सफलता नहीं मिली। मृत्यु और
उत्तराधिकार। सन 1421 ईस्वी में खिज्र खां का निधन हो गया। उसके बाद दिल्ली की सत्ता संभाली उसके पुत्र मुबारक शाह ने और खिज्र खां के साथ समाप्त हुआ सैयद वंश का सबसे स्थिर लेकिन सीमित शासनकाल। दूसरा शासक था मुबारक शाह। इसका शासनकाल था 1421 से 1434 तक। सन 1421 में खिज्र खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यही वह शासक था जिसने अपने पिता से अलग रुख अपनाया। उसने न केवल खुद को सुल्तान घोषित किया बल्कि अपने नाम पर सिक्के भी जारी करवाए। अब दिल्ली में असली सुल्तान का राज शुरू हुआ। कमजोर नहीं बल्कि आत्मविश्वासी। मुख्य प्रमुख कार्य और उपलब्धियां। सुल्तान की उपाधि। मुबारक शाह ने सैयद वंश का पहला शासक बनकर खुद को सुल्तान कहा। इससे उसने अपनी स्वतंत्र सत्ता का दावा किया। सिक्के जारी करवाए। दूसरा कार्य था इसका, सिक्के जारी करवाया। उसने अपने नाम पर चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। यह उस बात का संकेत था कि वह तैमूर के अधीन नहीं बल्कि स्वतंत्र शासक है। प्रशासनिक सुधार। मुबारक शाह ने शासन को काफी हद तक मजबूत किया। राजस्व व्यवस्था में सुधार किए और प्रांतों पर नियंत्रण बढ़ाया। बगावतों का सामना। हालांकि उसके शासनकाल में कई बार विद्रोह हुए जिसमें जौनपुर, दोआब, पंजाब आदि क्षेत्रों में स्थित अमीर शामिल थे। दिल्ली और आसपास का विस्तार। उसने दिल्ली के बाहर कई अभियानों के माध्यम से सैयद वंश की सीमित सत्ता को कुछ हद तक विस्तार देने की कोशिश की। चुनौतियां और अंत। हर सफल शासक की तरह उसे भी भीतरघात का सामना करना पड़ा। शासन के अंत की ओर बढ़ते समय अमीरों और अधिकारियों के बीच ईर्ष्या और सत्ता संघर्ष बढ़ गया। सन 1434 ईस्वी में मुबारक शाह की उसके ही अमीरों द्वारा हत्या कर दी गई। उसकी मृत्यु के साथ ही सैयद वंश का सबसे मजबूत स्तंभ गिर गया। मुबारक शाह का मकबरा दिल्ली कोटला मुबारकपुर क्षेत्र में है। तीसरा शासक है महमूद शाह। महमूद शाह सैयद वंश के तीसरे शासक थे। वह मुबारक शाह का भतीजा था। 1434 ईस्वी में मुबारक शाह की हत्या के बाद दिल्ली की सत्ता महमूद शाह के हाथों में आई। लेकिन यह दौर था कमजोरी, भ्रष्टाचार और विघटन का। शासनकाल और विशेषताएं। तो शासनकाल और विशेषताएं को देखते हैं तो कमजोर नेतृत्व। महमूद शाह एक अकुशल और कमजोर शासक था।
उसके पास ना तो प्रशासनिक अनुभव था और ना ही सेनापतियों का सेनापतियों पर पकड़। अमीरों का प्रभाव। उसके शासनकाल में अमीर और जागीरदार बहुत शक्तिशाली हो गए। राज्य का नियंत्रण अब केंद्र की बजाय प्रांतीय अमीरों के हाथों में चला गया। भ्रष्टाचार और अराजकता। सल्तनत में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था फैल गई। प्रांतों में विद्रोह होने लगे, पर महमूद शाह उन्हें दबाने में नाकाम रहा। राजस्व संकट। अमीरों द्वारा कर वसूली में धांधली होने लगी। राजकोष खाली होने लगा और सेना खर्च भी मुश्किल से चल पा रहा था। शासन की सीमाएं और विफलता। महमूद शाह दिल्ली और कुछ आसपास के इलाकों तक ही सीमित रह गया था। उसके समय सरकी शासक, पंजाब के सूबेदार और अन्य पड़ोसी ताकतें धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगी। केंद्रीय सत्ता पूरी तरह से असहाय और निर्बल हो चुकी थी। दिल्ली सल्तनत का गौरव अब केवल नाम का रह गया था। उत्तराधिकार। सन 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद गद्दी पर बैठा उसका पुत्र आलम शाह। यह शासक सैयद वंश का अंतिम अध्याय साबित हुआ। देखते हैं आलम शाह। आलम शाह सैयद वंश का चौथा और अंतिम शासक था। वह महमूद शाह का पुत्र था और 1445 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। लेकिन वह ना तो योद्धा था और ना ही प्रशासक, बल्कि एक ऐसा शासक था जो सत्ता से ज्यादा शांति चाहता था। प्रशासन के प्रमुख तथ्य। कमजोर नेतृत्व। आलम शाह ने अपने शासनकाल में कोई भी उल्लेखनीय प्रशासनिक कार्य नहीं किए। वह पूरे शासनकाल में निष्क्रिय और अक्रमणीय बना रहा। दिल्ली से हटकर बदायूं चला गया। कुछ ही वर्षों में उसने दिल्ली छोड़ दी और बदायूं जाकर बस गया। वहां से ही वह शासन चलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका प्रभाव नगण्य था। राजधानी पर नियंत्रण नहीं रहा। जब शासक खुद ही दिल्ली छोड़ दे तो प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण का पतन स्वाभाविक था। दिल्ली पर अब अमीरों और सूबेदार हावी हो चुके थे। लोधी वंश का उदय। सन 1451 ईस्वी में दिल्ली के प्रमुख अमीरों ने बहलोल लोधी को आमंत्रित किया और आलम शाह ने बिना युद्ध के सिंहासन छोड़ दिया। यही से शुरू हुआ लोधी वंश और सैयद वंश का अंत। शासन की विफलताएं। आलम शाह ने कोई बड़ा सैन्य अभियान, प्रशासनिक सुधार और सांस्कृतिक निर्माण नहीं किया। उसके शासनकाल में ना तो कोई सिक्के जारी हुए और ना ही उसने खुद को इतिहास में स्थायी रूप से दर्ज कराने का प्रयास किया। सैयद वंश की सत्ता का अंतिम पतन आलम शाह के समय ही हुआ, जिसे बिना लड़े दिल्ली की गद्दी छोड़नी पड़ी। अब देखते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, खिज्र खान ने। अगर आपको वीडियो
अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अगर और आप इस टेस्ट को देखिए कि आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको इस इतिहास की कहानी से कितना समझ में आया है और कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1414 ईस्वी में। आपका अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां को किसने दिल्ली का गवर्नर बनाया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तैमूर ने। आपका अगला क्वेश्चन है, खिज्र खां ने अपने शासनकाल में खुद को क्या उपाधि नहीं दी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सुल्तान। सुल्तान की उपाधि नहीं दी थी खिज्र खां ने खुद को। सैयद वंश के दौरान सिक्कों पर किसका नाम अंकित किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तैमूर का नाम अंकित किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश के किस शासक ने लंबे समय तक शासन किया? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मुबारक शाह ने सबसे लंबे समय तक शासन किया है। सैयद वंश के दूसरे शासक कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुबारक शाह दूसरा शासक था। मुबारक शाह की मृत्यु कैसे हुई थी? तो मुबारक शाह की मृत्यु हत्या कर दी गई थी इनकी, ठीक है, इनके अमीरों द्वारा षड्यंत्र करके इनकी हत्या कर दी गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, मुबारक शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश के तीसरे शासक कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद शाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, महमूद शाह के बाद किसने शासन किया? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलम शाह ने, जो महमूद शाह का पुत्र था, उसने शासन किया। आपका अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। आलम शाह ने किसे सत्ता सौंप दी? आलम शाह ने बहलोल लोदी को बिना लड़े अपनी सत्ता सौंप दी थी। आपका अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश कितने वर्षों तक चला? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 37 वर्षों तक चला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैयद वंश की समाप्ति कब हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1451 ईस्वी में सैयद वंश का अंत हो गया था। आप अपने जो कमेंट हैं कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैयद वंश के कितने शासक हुए? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 4। अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट में अपना कमेंट कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सैयद शासक खुद को किस पैगंबर के वंशज मानते थे? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हजरत मोहम्मद साहब को। आपका अगला क्वेश्चन है, मुबारक शाह ने किस नगर को अपना निवास स्थान बनाया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोजाबाद को अपना निवास स्थान बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैयद वंश किस वंश के बाद सत्ता में आया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुगलक वंश के बाद सत्ता में आया था। सैयद वंश के समय भारत की राजनीति की स्थिति कैसी थी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थिर और कमजोर थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुबारक शाह ने किस सिख समूह से विद्रोह दबाया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दोआब के जमींदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैयद वंश का शासनकाल किस मध्यकालीन कालखंड में आता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्यकालीन भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिज्र खां का शासनकाल कितना वर्ष था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक खिज्र खां का शासनकाल था। अगला क्वेश्चन है, मुबारक शाह का शासनकाल कब से कब तक था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1421 से 1434 ईस्वी तक। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोदी ने की थी। आप अपना कमेंट बॉक्स में करिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आपको इस टॉपिक से कितना समझ में आया है। अगले वीडियो में हम जानेंगे बहलोल लोदी की चढ़ाई और लोदी वंश की शुरुआत। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही शासकों की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।